गांव की आम सी लड़की फूलन देवी डाकुओं की मलका और सियासतदान कैसे बनी। 2001 26 जुलाई के रोज फूलन देवी को नई दिल्ली के एक सरकारी बंगले में कत्ल कर दिया गया, जो उसे रुकन पार्लियामेंट की हैसियत से मिला था। इस बारे में मज़ीद तफसीलात के हुसूल से कबल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आप चैनल पर होने वाली अपडेट से बाखबर रहें। फूलन देवी 10 अगस्त 1963 को यूपी ज़िला जालून के गांव गोरा के पुरवा में पैदा हुई। उसके वालिदैन मूला देवी और देवी दीन मल्ला की कोई नरीना औलाद नहीं थी। देवी दीन के भाई का एक बेटा माया दीन मल्ला अगली नस्ल का वाहिद मर्द वारिस था। बेशतर हिंदू ख़ानदानों में ये रिवाज है कि जायदाद सिर्फ नरीना औलाद को ही मिलती है। अगर किसी शख्स की नरीना औलाद ना हो तो उसकी जायदाद पर भतीजों का हक तस्लीम किया जाता है। ये रिवायत आज भी भारत में कायम है, जबकि मुल्की कवानीन कुछ और ही कहते हैं। फूलन देवी ने भारतीय रियासत यूपी के गांव बहमी में ठाकुरों के ख़ानदान के 20 मर्दों को कतार में खड़ा करके कत्ल कर दिया था। इस कत्लेआम से चंद बरस पहले ज़मीन का एक तनाज़ा फूलन देवी को डाकुओं की मलका बनाने का सबब बना। ज़मीन के इस तनाज़े को लगभग 40 बरस गुजर चुके हैं। फूलन देवी डाकुओं की मलका और रुकन पार्लियामेंट बनकर मर गई, लेकिन वो 4 बीघा ज़मीन आज भी उसके ख़ानदान को ना मिल सकी। मुसन्निफ जॉन आर्किला की 2011 में शाया होने वाली किताब इंसर्जेंट्स, रेडर्स एंड बैंडिट्स के मुताबिक एक दिन मायादीन ने तजवीज़ दी कि फूलन देवी के हिस्से में आने वाली लगभग 4 बीघा ज़मीन पर मौजूद नीम का एक पुराना दरख्त काट दिया जाए ताकि वहाँ कोई फसल उगाई जा सके। नौउमर फूलन देवी को गुस्सा आ गया, जबकि दूसरी जानिब मायादीन ने ख़ुद को ख़ानदान का सरबराह करार देकर फूलन देवी की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया। मायादीन ने अपने चचा और चची पर दबाव डालकर गांव से कोसों दूर फूलन की शादी करा दी। गलत बात बर्दाश्त न करने वाली फूलन 1 बरस बाद ही वापस मैके लौट आई। पढ़ी लिखी ना होने के बावजूद फूलन ने एहतजाज के कई जमहूरी तरीके अपनाए। धरने के बाद फूलन ने अदालती रास्ता अपनाया। ये मुकदमा इलाहाबाद कोर्ट तक गया। फूलन ने मुकदमे में खुद दलाइल दिए। जान छुड़ाने के लिए मायादीन ने फूलन के खिलाफ चोरी का झूठा मुकदमा भी दर्ज करा दिया और वो गिरफ्तार कर ली गई, लेकिन फूलन अब भी मायादीन को माफ़ करने के लिए तैयार न थी। रिहाई के बाद फूलन के वालिदैन ने दोबारा उसका घर बसाने की कोशिश की, लेकिन उसका घर ना बस सका। बकौल फूलन देवी के कोई शख्स उससे रिश्ता जोड़ने को तैयार नहीं था। अलबत्ता गांव के नौजवान फूलन को अपनी हवस का निशाना बनाने के ख्वाहिशमंद थे। फूलन देवी सख्त से सख्त होती गई। मायादीन ने फूलन को अगवा कराकर डाकू ठाकरों के हाथों फ़रोख्त कर दिया था, जहां उसे ज़्यादती का निशाना भी बनाया गया। ये वजह भी फूलन की डाकुओं के पास जाने की एक वजह बताई जाती है और यहाँ से इसकी ज़िंदगी की वो कहानी शुरू हुई जिस पर सभी इत्तफाक करते हैं। पहले डाकुओं के सरबराह बाबू ने फूलन देवी पर बुरी नज़र रखने की कोशिश की, लेकिन इसी गैंग में शामिल फूलन के हमजाद विक्रम डाकू ने गैंग के सरगना बाबू को मार दिया और विक्रम नया सरदार बन गया। फूलन उसके साथ रहने लगी। डाकुओं के गैंग में ठाकुर भी शामिल थे। कुछ अरसे बाद श्री राम और लाला नामी 2 डाकू जेल से रिहा होकर गैंग में वापस पहुंचे। उन्होंने गैंग पर गलबा हासिल कर लिया और विक्रम मारा गया। फूलन को लाला और श्री राम के गांव में इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया, लेकिन फूलन मौका पाकर वहां से फ़रार हो गई और अपने हमजाद मल्ला डाकुओं के साथ गैंग बना लिया। इस बार मान सिंह उसका साथी था। 14 फरवरी 1981 को फूलन देवी अपने साथियों के हमरा गांव पहुंची, जहां शादी की तकरीब जारी थी। फूलन ने गांव के 24 मर्दों को कतार में खड़ा करके गोलियां मार दी। उनमें से 20 तो मौके पर ही मर गए। कत्लेआम के बाद पुलिस फूलन देवी को गिरफ्तार करने में नाकाम रही, लेकिन 2 बरस बाद फूलन देवी ने मशरूत गिरफ्तारी दे दी। वो 11 बरस जेल में रही। यूपी में समाजवादी पार्टी के उरूज के साथ उसका भी उरूज शुरू हुआ। 2 मरतबा मिर्ज़ापुर हलके से रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हुई। जुलाई 2011 में जब उसे कत्ल किया गया तो वो लोकसभा की रुकन थी। फूलन देवी मर गई, लेकिन जिस ज़मीन के लिए उसने लड़ाई शुरू की थी वो भी उसके वालिदैन को वापस ना मिल सकी। और वैसे तो फूलन देवी के कत्ल का इल्ज़ाम शीश सिंह राणा पर आयद किया जाता है, जिसे सज़ा भी हो चुकी, लेकिन बहमी के ख़ानदान समझते हैं कि उन्हें इंसाफ नहीं मिला।
پھولن دیوی تو 2001 میں ماری گئی، تاہم قتل عام میں 28 ڈاکو شریک تھے، ان میں سے مان سنگھ سمیت 5 کبھی گرفتار ہی نہیں ہوئے۔ 17 طبی وجوہات پر یا پولیس مقابلوں میں مارے گئے اور صرف 5 کے خلاف 2012 میں مقدمہ شروع ہوا، ان پر بھی جرم ثابت نہ ہو سکا۔ تمام تر صورتحال بھارتی عدلیہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ پھولن دیوی کی فیملی کو انصاف کب ملے گا؟ کیا 4 بیگھہ زمین پر ناجائز قبضے سے شروع ہونے والی کہانی کا کوئی اختتام ہوگا اور پھولن دیوی کی فیملی کو انصاف ملے گا، یا ہمیشہ کی طرح طاقتور کمزور پر کو دبا کر اس کی آواز بند کرتا رہے گا؟ ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کیجیے۔ شکریہ۔